नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय न्यूज चैनल गुलिस्ता न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति को लेकर के कुछ अहम बातें कही है। हम सभी जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ है, जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान ने आतंकवाद प्रयोजित करते रहे हैं। इसके वजह से भारत सरकार को वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। इसके बाद लगातार स्थिति वहां पर बदलती हुई नजर आई है। सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर पुख्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि संभव है लोकसभा चुनाव के बाद चरणबद्ध तरीके से हम जम्मू कश्मीर से जो सुरक्षा बल है उसकी वापसी कर सकते हैं। अब देखिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है और जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया गया हो। और यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि यदि सेना वापस आ भी जाती है, बुला भी लिया जाता है, तो फिर इस वजह से क्या चुनौतियां हो सकती है। क्या फिर से पाकिस्तान वहां सक्रिय नहीं हो जाएगा? क्या वहां के युवाओं को फिर से गुमराह नहीं किया जाएगा? और यदि वहां से सुरक्षा बल वापस हो जाती है, फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा किनके जिम्मे होगा? इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और बिंदु है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रमुखता से नजर डलवाया है, वह बिंदु है अफसपा का। अफसपा क्या है, जम्मू कश्मीर में इसे क्यों लागू किया गया था, कब से इसकी शुरुआत हुई है, किस तरह की चुनौतियां हैं, इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हेडिंग क्या है? जम्मू कश्मीर से होगी सेना की वापसी। यही अपने आप में एक चौंकाने वाली न्यूज है कि किस तरह से यह काम किया जाएगा और क्या केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। जितने भी न्यूज़पेपर देखेंगे सब जगह यही बातें आपको देखने को मिलेगा और अमित शाह जी के बयान के साथ ये बात जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। अब यहां पर जैसा मैंने एक बात आपसे और कहा था अफसपा को लेकर के, यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफसपा, इसे भी वापस लेने की बात कही गई है। हम अफसपा पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। यह भी कहा गया है कि अफसपा को चरणबद्ध तरीके से वापस कर लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर से हटा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 1990 से ही अफसपा लागू है। अफसपा कहने का मतलब है एक विशेष कानून है। उस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार दे दिया जाता है। इस पर मैं आपको एक नजर डलवाऊंगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस को पूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा। यही बात जो मैं कह रहा था कि वहां से यदि इंडियन आर्मी को वापस बुला लिया जाता है तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ होगी? तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वह कश्मीर की जो पुलिस है उसके हाथों में दे दिया जाएगा। इनका तर्क यह है कि पिछले कुछ समय में हमने पुलिस की स्थिति को मजबूत किया है। लंबे समय से जम्मू कश्मीर की पुलिस को इन्होंने कहा कि इस लायक नहीं समझा जाता था कि वे चुनौतीपूर्ण घटनाओं से निपट सके। लेकिन इनका कहना है कि जब से 370 को हमने खत्म किया है उसके बाद हमने पुलिस बल को मजबूत करने का काम किया है। इसीलिए यह अब किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यह मुख्य रूप से वहां सुरक्षा इंतजाम देखेगी और सेना जो है यह पीछे रह करके इसको सपोर्ट करेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को आगे करने की बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। यदि हमें अफसपा हटाना है, वहां के पुलिस को और मजबूत करना है, तो हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से इस पर विस्तार से बात करेंगे और हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो कि पाक समर्थित संगठन है। ऐसे संगठन हैं जिनका पाकिस्तान जिनका समर्थन करता रहा है, वहां से फंडिंग होती रही है। हम इस तरह का कार्य नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सेना की जो वापसी की जाएगी वह सिलसिलेवार ढंग से किया जाएगा। सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको ध्यान में रखते हुए रिहायशी इलाकों से सेना की वापसी कर ली जाएगी। तो ये बात यहां पर कहना है। पीओके को लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें कहा कि पीओके जो है वह भारत का अभिन्न अंग है। पीओके का मतलब आप जानते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का भी एरिया उसमें शामिल है और पीओके
वाला हिस्सा यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। गृह मंत्री ने इसे गुलाम कश्मीर बताया और कहा कि इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को देखें तो वहां पर गरीबी, भुखमरी ये सभी बहुत ज्यादा है और भारत का कश्मीर जो हिस्सा है वह स्वर्ग बनता हुआ जा रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग गिलगिट बाल्टिस्तान में रह रहे हैं वे लोग भी, वहां के जो मुस्लिम हैं, वहां के जो हिंदू हैं, वे सभी भारतीय हैं और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को और पीओके को भी अपना हिस्सा बना लेंगे। अब यहां से हम बात करते हैं अपसपा को लेकर के, क्योंकि अपसपा को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया है और यह सेना से जुड़ा हुआ है। क्या है अपसपा? सबसे पहले इसे समझ लीजिए, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहां पर इसके नाम में ही जैसा कि आप शामिल देख रहे होंगे, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। ये जो विशेष अधिकार दिया गया है, इसी विशेष अधिकार को लेकर के बातें किया जा रहा है कि ये असीमित तौर पर सेना को दिया गया है। 11 सितंबर 1958 को भारत की संसद ने इसे मंजूर किया था, उसके बाद इसे लागू किया गया। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था, उसके बाद 1990 के दशक में देखा गया कि कश्मीर में आतंकी घटना बढ़ने लग गई, उसके बाद इसे कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर यही बातें की जा रही। हालांकि समय के साथ यह देखा गया कि जहां पर अशांत क्षेत्र कम हो गया है उस जगह से अपसपा को हटा भी लिया गया। यानी कि इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र। ठीक है, यहां पर समझिए, अब जिस जगह पे अशांत क्षेत्र सरकार को लगता है कि अब नहीं रहा है, यानी कि सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पुख्ता हो गए हैं, ऐसे जगह पे अपसपा को हटा लिया जाता है। ठीक है, यदि कहीं पर सरकार को ऐसा लगता है, गृह मंत्रालय को, कि उस जगह पर डिस्टर्ब एरिया फिर से क्रिएट हो गया है, तो वहां पर फिर से अपसपा को लागू कर दिया जाता है और सेना को असीमित अधिकार उसके तहत दे दिए जाते हैं। अब इसके तहत क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है, सक्रिय सुरक्षा बल के कर्मी होते हैं और इनको लोक व्यवस्था कायम करने के लिए अधिकार दिया जाता है। सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अब इसके तहत समझ लीजिए, फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपसपा लागू है और कुछ हिस्सों से इसे हटा लिया गया है। जरा इसको विस्तार से देखते हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसे कहा गया है। शुरुआत इसकी कहां से की गई थी? मणिपुर से। मणिपुर आप जानते हैं लगातार जो है एक अशांत क्षेत्र रहा है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य। तो मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। 1958 में भारत की संसद ने इसे पास किया था, उग्रवाद रोकने के लिए किया गया था। आप जानते हैं कि भारत का जो ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है, यहां पर लगातार उग्रवादी घटनाएं देखने को मिलता रहता था। तो इस वजह से इस एरिया में इसे लागू करने के लिए 1958 में भारत की संसद ने यह समझा कि इस कानून को लाया जाए। उसके बाद जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती गई उस जगह पर इसे लागू किया जाता रहा। अभी अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहां पर देखिए, कश्मीर में शुरुआत की, जैसा मैंने कहा कि कश्मीर के वे सारे एरिया जो कि आप देखेंगे पाकिस्तान के सीमावर्ती रहे हैं, ये जो हिस्सा आपका पड़ता है, इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, इस जगह पर अपसपा विशेष रूप से लगाया गया। ठीक है, यानी कि एलओसी के 20 किलोमीटर के अंदर आने वाली जिलों को डिस्टर्ब घोषित कर दिया गया। मैंने पहले भी कहा आपको कि डिस्टर्ब एरिया कहा गया है, इसके तहत एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एलओसी की बात की गई, यानी कि एलओसी, यहां मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसमें एलओसी समझ में आ जाएगा आपको। तो एलओसी के तहत यहां जो देखिए, इसके अंदर 20 किलोमीटर का जो एरिया है, इसे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया और इन सभी जगह पर अपसपा को लागू कर दिया गया। अब इसके तहत सेना को क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं? देखिए, कहीं भी यदि आपके घर में पुलिस आती है तलाशी लेने के लिए, सेना आती है तलाशी लेने के लिए, तो उसे वारंट दिखाना पड़ेगा, लिखित दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी तलाशी ली जा सकती है, आपके घर में सेना या पुलिस प्रवेश कर सकती है। लेकिन जिस क्षेत्र में अपसपा लग जाता है, उस क्षेत्र में, यानी कि आप समझ लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, अपसपा उस क्षेत्र में लग गया है, सेना के लोगों को यह शक है कि इस गाड़ी में किसी तरह का जो है आपत्तिजनक चीजें हो सकती है, तो बिना वारंट के वे आपके गाड़ी को रुकवा सकते हैं, आपकी तलाशी ले सकते हैं। बिना वारंट के आपके घर में वो घुस सकते हैं, सेना घुस सकते हैं और वो तलाशी ले सकते हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी भी आपको की जा सकती है, शक के आधार पर ये सारे काम किए जाते हैं। ये यहां पर आपको देखेंगे कि एक विशेष अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति पर शक है तो सेना को फायरिंग करने का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि शक के आधार पर गोली चला देने का भी अधिकार है। दूसरी बात है कि ये सब काम जब किया जाता है तो आप ये समझिए कि इसके तहत अगर कोई
पुलिसकर्मी है या आप समझ सकते हैं कि सेना के अधिकारी हैं, दूसरे जगहों पे जहां पे अफसपा नहीं लागू है वहां पर किसी पर फायरिंग करते हैं, गोली मारते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जांच का विषय हो जाएगा, उनकी जो है वह नौकरी खतरे में पड़ सकती है, उस पर जांच बैठेगा। लेकिन अफसपा जिस क्षेत्र में लागू होता है वहां पर यदि गोली चलाई जाती है आर्मी के द्वारा, सेना के जवान के द्वारा, तो वहां पर तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे। तो यहां पर आप एक तरह से समझ रहे होंगे कि सेना को एक विशेष अधिकार दिया गया है, इसलिए अफसपा कानून का कई जगह पर विरोध भी होता हुआ लंबे समय से देखा जाता रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका लगातार जो है वह विरोध होता रहा है, जम्मू कश्मीर में भी इसका विरोध होता रहा है। जो लोग इसके विरोध करते हैं उनका कहना है कि सेना इस कानून का दुरुपयोग करती है, घर में घुस जाती है, कई बार घर के लोगों को परेशान करने का काम भी किया जाता है, कई बार फर्जी इनकाउंटर भी कर दिया जाता है। तो इस तरह के आरोप लगते रहे सेना पे। हालांकि जहां जहां पर स्थिति सामान्य होते हुए नजर आई है उन सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अफसपा कानून को लगातार सरकार जो है वापस लेने का काम करते रही है। यदि त्रिपुरा की मैं बात करूं तो त्रिपुरा में 2015 से ही अफसपा कानून को हटा लिया गया था। मेघालय में अगर आप देखेंगे तो मेघालय में 2013 से हटा लिया गया। असम की यदि बात करें तो असम यहां दिख रहा होगा, असम की अगर बात किया जाए तो असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अब अफसपा लागू है, यानी कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब एरिया है वहीं पे रह गया है। और 1 अप्रैल 2023 तक अगर बात करें, 1 अप्रैल 2023 तक बात करें तो यह सिमट करके केवल अब 8 डिस्ट्रिक्ट तक मामला आ गया है, यानी कि केवल अब 8 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा रहा है जहां पर डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया असम के, और वहीं पर अफसपा लागू है। तो मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि पहले जब 1958 में यानी कि 11 सितंबर को भारत की संसद ने इस कानून को पास किया तो यह पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद की समस्या थी, इस उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए लाया गया। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई यहां पर, लेकिन समय के साथ 1990 के दशक में यह देखा गया कि यहां पर आतंकवाद की समस्या जोर पकड़ने लगा कश्मीर में, तो यहां भी अफसपा को लागू कर दिया गया। ठीक है, पंजाब में भी कुछ समय के लिए लागू किया गया था लेकिन उसे बाद में हटा लिया गया। तो यह मामला आपको पूरी तरह से यहां अफसपा का समझ में आ गया है। अब जरा यहां पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं, यदि यहां पर गृह मंत्री साहब के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अफसपा हटा लिया जाएगा, सेना की वापसी कर ली जाएगी जम्मू कश्मीर से, तो निश्चित तौर पर इसके कुछ आधार होंगे केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जान रही है कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वो अब सुधर नहीं गया है, या चीन के तरफ से हमें खतरा कम नहीं हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी यह बातें कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से बेहद फूक फूक करके कदम रखा जा रहा होगा। निश्चित तौर पर सरकार जो है बेहद साहसपूर्ण कदम लेने जा रही है। तो क्या आधार है? देखिए, इस आधार में एक बात तो समझिए, पथराव की घटनाओं की बात की गई है। आप जानते हैं कश्मीर में लंबे समय से यह देखा जाता है कि जुम्मे की नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार की जो नमाज होती है, उसमें यह देखा जाता है कि उस नमाज अदा करने के बाद वहां पर जो है भड़काऊ भाषण दिए जाते थे और युवाओं को उकसाया जाता था, भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की जाती थी। लेकिन जब से 370 हटा है 5 अगस्त 2019 के बाद, तब से यह देखा जा रहा है कि वहां पर पथराव करने वाले की संख्या में बेहद कमी आई। यदि देखेंगे वर्ष 2010 से घटनाओं को देखेंगे तो 2564 घटनाएं हैं, और वर्ष 2024 में देखेंगे तो एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं आई है, एक भी घटना, यानी कि शून्य है, जीरो है। तो जाहिर सी बात है एक मजबूत आधार है कि वहां के लोगों का प्रशासन में विश्वास बढ़ता जा रहा है। आतंकी घटनाओं में भी लगातार कमी देखने को मिली है। यदि यहां पर 2004 से 2014 की स्थिति देखते हैं, यानी कि 10 साल, एक दशक की स्थिति देखते हैं, तो 7217 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखा गया। वहीं अगर आप देखेंगे 2014 से 2023 की स्थिति देख लेते हैं, तकरीबन 9 साल की स्थिति यह है, तो आप देखेंगे 2227 आतंकी घटनाएं ही देखी गई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% तक की कमी आई है, यानी कि वहां पर सुरक्षा के हालात जो है मजबूत होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का सरकार में, प्रशासन में विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह एक बात है। दूसरी बात क्या है? निश्चित तौर पर मैंने कहा अफसपा लागू है। अफसपा अगर लागू है तो जाहिर सी बात है जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं कहीं ना कहीं उसका हनन किया जाता रहा। अब प्रश्न ये क्या है कि क्या नागरिकों के मूल अधिकार का
हनन राज्य कर सकती है? देखिए, कुछ हद तक मूल अधिकार का लोप किया जा सकता है। स्टेट जो है यह कह सकती है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, राष्ट्रीय हित में यह नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिस्टर्ब एरिया है वहां पर अब मान लीजिए अपसपा लागू हो गया। अब अपसपा लागू हो गया तो वहां पर नागरिकों के जो मूलभूत कुछ अधिकार हैं निश्चित तौर पर उसका हनन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि अपसपा हटता है तो जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं वहां के, उनको अपना मूल अधिकार एंजॉय करने का जो है वह अवसर मिल पाएगा। तो यह भी बात यहां पर कहा गया है और सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है। जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ बातें यहां पर देखते हैं। मैंने कहा आधार क्या, अपसपा क्यों हटाने की बात की जा रही है, सुरक्षा बल को क्यों वहां पर से वापस करने की बात की जा रही है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय पार्लियामेंट ने जब आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया, उसके बाद वहां की स्थिति में लगातार तब्दीली देखने को मिला है। अब यहां पर समझ लीजिए, लोकतंत्र का जो कहते हैं सबसे आधार बिंदु होता है वह है ग्राम पंचायत। तो वहां पर इलेक्शन कराया गया। देखिए, विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है जब से 2019 से 370 हटा है, तब से विधानसभा का चुनाव नहीं। आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वह यूटी हो चुका है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पर विधानसभा चुनाव होगा, जैसे कि दिल्ली में होता है, जैसे कि पुडुचेरी में होता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि आप सितंबर 2024 से पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा गया था और भारत सरकार से, आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करा लें। तो यहां पर जो है आप समझ लीजिए कि सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव। लेकिन एक बात यहां पर समझना है कि पंचायती राज अधिनियम को मजबूत करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में किया गया है और यहां पर जो है पंचायत का इलेक्शन हो चुका है। अक्टूबर 2020 में इसमें संशोधन किया गया था पंचायती राज अधिनियम में, और जिला विकास परिषद का यहां पर सृजन किया गया था, गठन किया गया था, और पहली बार पंचायत चुनाव हुआ था जिसमें आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 32,000 सरपंच चुन करके आए होंगे। ठीक है, आप यदि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखते होंगे तो उसके तहत वे जम्मू कश्मीर के कई सारे सरपंच से वार्तालाप किए हैं कई सारे कार्यक्रम में। ठीक है, तो यहां पर इतने तादाद में 32,000 यदि सरपंच चुनकर के आए हैं तो समझ सकते हैं कि वहां के लोगों का विश्वास जो है वह शासन प्रशासन में लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप यह भी कह सकते हैं कि चुनाव जो हुआ है उसमें हिंसा तो नहीं ही देखने को मिला, लेकिन दूसरी बात मतदान को लेकर के आया कि मतदान जो हुआ है उसमें वहां के निवासियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और मतदान अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और तकरीबन 98% से अधिक मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने आप में एक ऐतिहासिक दृश्य जो है यह पेश किया है डेमोक्रेसी का। पिछले 2 वर्षों में चुने हुए सरपंचों द्वारा स्थानीय निकायों के जरिए 1000 करोड़ का विकास कार्य यहां पर किया गया है। तो ये जो सुधार हो रहा है इससे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को लाभ हो रहा है बल्कि भारत का जो है, भारत के साथ एक जुड़ाव जो है उसका वह भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका आधार भी और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में 2019 के बाद यहां पर कुछ विकास कार्य जो किए गए हैं उसकी एक झलक देखने को मिला है। और आधारभूत संरचना में भी विकास किया गया है, बिजली की व्यवस्था सही की गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर विकास किया गया है, शिक्षा में बेहतर विकास किया गया है। ठीक है, वहां पर जितने भी आधारभूत व्यवस्था हो सकता था, रोजगार के लिए काम किया जा सकता था, एमएसएमई सेक्टर को बेहतर किया जा सकता था, फिल्म उद्योग के लिए जो काम किए जा सकते हैं, सरकार जो है बहुआयामी विकास वहां पर कर रही है। और सरकार के द्वारा यही यहां पर कहना है, खास करके जम्मू कश्मीर पर्यटन को लेकर के जो बात किया जाता रहा कि जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से ही लगातार देखा गया कि पर्यटन गिरता रहा, उसमें भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। इन सभी वजहों से लोगों का विश्वास जो है प्रशासन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक प्रश्न यहां उभर करके आता है कि इन सभी कार्य को करने में क्या चुनौतियां सामने नहीं आएगी? तो निश्चित तौर पे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या चुनौतियां हो सकती है? जैसा कि मैंने कहा, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वह पाक प्रायोजित आतंकवाद की। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद प्रायोजित करता रहा है, उसका पोषण करता रहा है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिसका पाकिस्तान समर्थन करता रहा है, उसकी फंडिंग करता रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक चुनौती हो सकता है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी हो सकती है, क्योंकि
जम्मू कश्मीर जो है बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है भारत का, और 370 जब से वहां हटा है तब से निश्चित तौर पर जो आतंकवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, निश्चित तौर पर किसी न किसी ताक में है। और वहां पर यदि पुलिस को दे दिया जाता है सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी, तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो सेना है उसके पास तो अत्याधुनिक हथियार हैं, तो क्या पुलिस बल के पास उतना आधारभूत संरचना है, इसको एक नजर देखना होगा। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि पुलिस बल जो है स्थानीय पुलिस, अब स्थानीय पुलिस का स्थानीय गुटों के साथ निश्चित तौर पर तालमेल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर इस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देखिए यहां पर एक बात कही जा रही है, ये सारी बातें जो है निश्चित तौर पर एक संदेह के आधार पर कहा जा रहा है, और चीन की गतिविधियां लगातार वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अक्साई चीन की अगर बात करें तो 38,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उस पर कहीं न कहीं चीन का अधिकार है। वहीं सक्सम घाटी की बात करेंगे तो 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर चीन का यहां पर नियंत्रण है। ये जो आप देख रहे हैं ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया, और ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये सक्सम घाटी है, जो 1993 में पाकिस्तान ने दान कर दिया था, या आप कह सकते हैं गिफ्ट में दे दिया था चीन को। तो इन दोनों जगहों पर चीन का अधिकार है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि चीन के साथ भी संघर्ष यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है चीन के विदेश मंत्रालय ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो कि भारत विरोधी है। हाल ही में आप देख रहे हैं चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग को अपना क्षेत्र बताया है। इस सभी वजहों से लगातार देखा जा रहा है कि यदि वहां से सेना हटा लिया जाए तो संभव है सिचुएशन फिर से एक बार बुरा हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में अशांति उत्पन्न करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, और यह जम्मू कश्मीर में जो शांति की स्थिति है उसको यदि अक्षुण्ण बनाए रखना है उसके लिए खतरा हो सकता है। तो ये चुनौतियां हैं। अब यहां पर जरा एक स्थिति हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के मैप को। देखिए ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये 5 अगस्त 2019 से पहले का है। 5 अगस्त 2019 से पहले का कहने का मतलब है उस वक्त यहां पर आर्टिकल 370 जो है वह लागू था, और आर्टिकल 35A भी लागू था। तो इसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं थी, एक नजर इसको देख लेते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा मैप है, भारत का ये पूरा क्षेत्र है, लेकिन भारत जिस क्षेत्र पर शासन करता रहा है वह पूरा क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत जिस क्षेत्र पर शासन करता है वह ये क्षेत्र है। ठीक है, ये जो येलोइश दिख रहा होगा ये क्षेत्र है। अब देखिए ये जो हरा दिख रहा होगा ग्रीन, दरअसल जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था उस समय ही पाकिस्तान का इस पर अवैध कब्जा हो गया था। यह एरिया जो है वह गिलगिट बाल्टिस्तान का है, और यह एरिया जो है वह पीओके का है। यह जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं एलओसी। आपने फिल्म भी देखा होगा एलओसी का, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। कारगिल 1999 में जिसको लेकर के युद्ध हुआ था वह यही जगह है कारगिल। ठीक है, एकदम सरहद पर, बॉर्डर पर वहां पर है। ठीक है, और यहां पर अगर आप जानते हैं यहां पर ये जो हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर की जो बात की जाती है, जहां पर बर्फीला हिस्सा है वह ये हिस्सा पड़ जाता है, तो ये एरिया काफी संवेदनशील हो जाता है। इसी को लेकर के इस एरिया को लेकर के अभी गृह मंत्री साहब ने कहा है कि यह जो है भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने अवैध रूप पर इस पर कब्जा कर लिया है, इसलिए भारत इसे लेने की पूरी कोशिश करता रहेगा और भारत इस क्षेत्र को भी अपने में मिलाएगा। तो ये बात तो यहां पर हो गई जो पाकिस्तान का जिस पर अवैध कब्जा था। अब जरा इस क्षेत्र पर देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का इस सिचुएशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यह क्षेत्र जो देखेंगे यह भी पीओके का हिस्सा ही है, आप कह सकते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का। लेकिन 1963 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अपने सदाबहार मित्र चीन को यह हिस्सा गिफ्ट में कर दिया था। हिस्सा भारत का है, अवैध कब्जा पाकिस्तान का, और गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान ने चीन को, और चीन ने गिफ्ट ले भी लिया। तो यहां पर यही कहा जा रहा है ये जो सक्सम वैली है इसका जो है संबंध चीन से है, और इस वजह से भारत का टकराव यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 1962 में आप जानते हैं चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, और उस दरमियान क्या हुआ था, चीन ने इस हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये अवैध अधिकार चीन का इस पे भी है, इसको अक्साई चीन कहते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं, यह जो सीमा रेखा आप देख रहे होंगे, दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, यह जो लाइन आपको दिख रहा होगा दरअसल इसी को जो है बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कह देते हैं। LOC और LAC ध्यान रखना है, LAC जो है चीन के साथ और LOC जो है पाकिस्तान वाले हिस्से के साथ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये पूरा मसला अगर आप देखेंगे तो अगर देखेंगे भारत अभी
जम्मू कश्मीर के कितने क्षेत्र पे शासन करता है, तो वह ये वाला क्षेत्र हो जाएगा जो येलो वाला है। ठीक है, बाकी इस क्षेत्र पे शासन नहीं होता, इस पे भी भारत का शासन है जो ये ग्लेशियर है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, ये पुराना मैप था, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले का। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया भारत के पार्लियामेंट के द्वारा और 370 को खत्म कर दिया गया। 35A जो विशेष प्रावधान देता था जम्मू कश्मीर को, उसे खत्म कर दिया गया भारत के पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद इसके साथ ही 2 अहम फैसले लिए गए। अब क्या क्या फैसले लिया गया, देखिए, एक फैसला यह लिया गया कि जो है अब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ नहीं रहेगा बल्कि 2 अलग स्टेट हो जाएगा। तो यहां पर बंटवारा कर दिया गया। यह जो देख रहे हैं यह हिस्सा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का है, ये वाला पूरा हिस्सा। इसमें कश्मीर घाटी है और जम्मू संभाग है 2, और ये जो पूरा हिस्सा कर दिया गया इसे लद्दाख का एरिया बना दिया गया। अब जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ऊपरी हिस्सा जो मैंने बताया था जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, यहां आपको मैंने दिखाया था, ये हिस्सा जो है अब लद्दाख में आ गया, अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रह गया है। दूसरी बात, यहां पर जो पीओके वाला हिस्सा मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा अभी भी जो है कश्मीर घाटी का हिस्सा बाकी है। इसके अलावा मैंने अक्साई चीन का हिस्सा आपको दिखाया था, ये वाला अक्साई चीन वाला हिस्सा, ये जो है अब लद्दाख के साथ रह गया है। मामला समझ में आ गया? तो यहां पर 2 स्टेट बन गया है 2019 के बाद, जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट और लद्दाख एक अलग स्टेट हो गया। इसके अलावा मैंने कहा 2 निर्णय लिए गए, एक तो स्टेट को बांट दिया गया, दूसरा क्या कर दिया गया, इसे यूटी बना दिया गया, लद्दाख को यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के प्रतिनिधि यहां पर शासन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या की गई, यहां पर जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया। लेकिन एक बात यहां पर किया गया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होगा, यानी कि विधानसभा का चुनाव होगा, जैसे कि दिल्ली में होता है, जैसे कि पुडुचेरी में होता है। यह भी यूटी है, दिल्ली भी यूटी है, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी चुनाव होगा और चुनाव नहीं हुआ। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सितंबर 2024 तक यहां पर इलेक्शन करा लीजिए। तो गृह मंत्री ने कहा है कि इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारी में है, और यहां पर इलेक्शन जो है हो जाने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके द्वारा यहां पर शासन चलाया जाएगा। समय के साथ यह भी कहा गया है कि फिलहाल तो ये यूटी है, लेकिन समय के साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो ये पूरा मसला यहां पर इस तरह से उभर करके सामने आया है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा डिबेट हुआ है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल अब इस पर आने बाकी हैं। संभावित प्रश्न क्या है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफसपा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य नहीं है पूछा गया है, तो सबसे पहले इसी को डिकोड कीजिए। असत्य नहीं है कहने का तात्पर्य है जो स्टेटमेंट सत्य है, सही है। चलिए, अब क्या कहा गया, संसद द्वारा कुछ निश्चित भारतीय क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वर्ष 1958 में अफसपा कानून को अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत बिना वारंट के संबंधित क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये 2 स्टेटमेंट है, इसके आधार पर देखना है कि 2 स्टेटमेंट में से कौन असत्य नहीं है यानी कि सत्य है। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार यदि जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना को हटा ले, उसकी वापसी कर ले, तो जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति बहाल हो जाएगी, या जिस तरह से अभी सरकार का दावा है कि वहां पर शांति व्यवस्था लागू है, वहां पर जो है लोग, वहां के स्थानीय लोग सरकार से, प्रशासन से जुड़ाव महसूस कर रही है, यह कायम रहेगा? पाकिस्तान क्या फिर से वहां पर आतंकवाद प्रायोजित करने लग जाएगा? चीन के साथ किस तरह से भारत का संघर्ष बढ़ेगा? इन तमाम बिंदु पर आपके जो विचार हैं, अपने विचार से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अवगत कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।